प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अभ्यास एक के अभ्यास के प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग बुक पढ़े, उसके बाद जो बॉक्स का प्रश्न उत्तर था उसे भी पढ़े, क्रियाकलाप को भी पढ़े, और अब जो है हम लोग अभ्यास एक, ठीक है ना, जिसमें प्रश्न उत्तर जो है अभ्यास के, जैसे इसमें कुल जो है 20 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जैसे जो प्रश्न है वह सब क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। और उसके बाद देखिए 4 नंबर भी प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, 7वां है जिसमें समीकरण दिया है, संतुलित करना है। और 8 नंबर में भी शब्द रूप में दिया गया है और इसे प्रतीक रूप में लिखना है। 9 नंबर, 10, 11 और इस तरह से कुल हमें कितने प्रश्नों को हल करना है? तो कुल हमें 20 प्रश्नों को हल करना है। जैसा कि आप जानते हैं, तो अब जो है हम एक एक प्रश्नों को हल करने की क्रिया प्रारंभ करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम प्रश्न और उसके आंसर सभी को मैं लिख चुका हूं और आपको एक एक बात समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, आर के कोचिंग सेंटर भदौरा गाजीपुर, ठीक है। अभ्यास एक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पार्ट है 14, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अब तक आप लगभग हमेशा सत्य ढूंढते आते हैं, लेकिन आज जो आपको यह बताना है कि यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया गया है, ए, बी, सी, डी। यह 4 विकल्प दिया गया है और यह जो है अभिक्रिया है। PbO प्लस सी एरो मार्क, Pb प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यह लेड है और यह कार्बन है और यह लेड ऑक्साइड है। जो लेड ऑक्साइड है वह ठोस में है क्योंकि उसके पास S लिखा गया है, और जो कार्बन है वह ठोस में है क्योंकि इसके पास भी S लिखा गया है, और लेड भी ठोस में है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कह रहा है, देखिए यह PbO, ये तो सब जानते हैं कि अभिकारक हैं, ठीक है, अभिकारक हैं, और ये क्या है, उत्पाद है। तो देखिए कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। बताइए, अपचयित कि अपचयन? देखिए, अपचयन और अपचयित दोनों एक ही बात है। जब ऑक्सीजन निकलता है, माने कोई यौगिक है, यदि उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन निकलेगा या हाइड्रोजन जुटेगा, तो उसे हम अपचयित कहते हैं। तो देखिए शीशा अपचयित हो रहा है। बताइए, यह PbO और यहाँ Pb, देखिए बताइए यह शीशा है कि लेड ऑक्साइड है? ये तो लेड ऑक्साइड है, शीशा नहीं है, लेड ऑक्साइड, शीशा का ऑक्साइड है, और इसी में से ऑक्सीजन निकला है और क्या बन गया है, Pb बन गया है। देखिए PbO में से O जब निकला है तो Pb बन रहा है, Pb बन गया है। तो बताइए यहाँ पर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लिखा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, नहीं, ये शीशा नहीं अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित। तो ये जो है आपका गलत कथन है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए उपचयित में यह होता है कि उसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है। तो यह कार्बन है, बताइए कार्बन है तो C के साथ यहाँ पर CO2 हो गया है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, बताइए, कार्बन का उपचयन हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है,
अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है, नहीं, ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ए भी गलत है और बी भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ ये बात सही है। देखिए कार्बन के साथ ये सी है, यहाँ पर CO2 हो गया है, तो कार्बन का उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सी वाला सही है। अब देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, देखिए ये भी सही है। PbO में से यह O निकल गया है और यहाँ Pb बच गया है, इसका मतलब कि देखिए ये सी वाला और डी वाला विकल्प क्या है, सत्य है, और ए वाला और बी वाला गलत है। तो आप इसको ढूंढिए कि ए और बी किस विकल्प में दिया है। तो ध्यान से देखिए, पहले विकल्प में दिया है ए और बी, देखिए यही असत्य कथन है। जानते हैं क्यों? पहला विकल्प जो है असत्य है क्योंकि इसमें ए भी गलत है और बी भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए सी वाला को भी देख लीजिए, दूसरा विकल्प देखिए ए तो गलत है लेकिन सी क्या है, सही है, क्योंकि कार्बन उपचयित हो रहा है तो सही में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यह उपचयित हो रहा है। इसलिए यह क्या है, ए तो गलत है लेकिन सी सही है, इसलिए यह विकल्प में एक सही है, एक गलत है और एक सही है, इसलिए यह विकल्प नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी, ए भी गलत है, बी भी गलत है, बस सी सही है। फिर लिखा है उपयुक्त सभी, नहीं। देखिए आपको यह 4 विकल्प दिया गया है तो इस चारों में से उस विकल्प को ढूंढना है जो विकल्प गलत है। तो ए वाला और बी वाला दोनों ऑप्शन में गलत है क्योंकि शीशा अपचयित हो रहा है, ये गलत है। शीशा नहीं अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, जो यहाँ पर सही है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए यह भी क्या है, यह भी आपका क्या है, गलत है। तो यह जो है आंसर हो जाएगा विकल्प जो है पहला, ठीक है, और क्या हो जाएगा ए एवं बी, यही क्या है, असत्य। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आपको बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 ध्यान से देखिए, यह भी विकल्प वाला है। Fe2O3 प्लस 2Al मतलब एल्युमिनियम, Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की है। जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे लिखा है Fe2O3 प्लस, ये 2 जो लगाया है इस समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाया है, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ Al, ठीक है, और बाद में हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए यह Al जो है यह Fe के पास आ गया है, Fe को क्या कर दिया है, हटा दिया है। किसको हटा दिया है, Fe को। तो ऐसे हो गया है Al2O3 प्लस F और E, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो यह बताइए कितने जगह आदान प्रदान हुआ है, एक जगह हुआ है। यह एल्युमिनियम जो है इस आयरन को क्या कर रही है, हटा दे रही है। तो यह बताइए जब एक जगह आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। यह विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन है क्योंकि एक आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। और यह देख लीजिए यह जो आयरन है इसकी तुलना में एल्युमिनियम जो है ज़्यादा क्रियाशील धातु है। अगर यह पूछा जाए कि इन दोनों में कौन क्रियाशील धातु है तो आप एल्युमिनियम को लिखिएगा, क्योंकि एल्युमिनियम ने ही आयरन को क्या कर दिया, हटा दिया, और देखिए उसके जगह पर जाके स्वयं बैठ गई है। इसका मतलब कि एल्युमिनियम जो है आयरन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील धातु है। तो बताइए संयोजन, संयोजन में क्या होता है कि 2 जुट करके एक बनता है, और द्विविस्थापन में जैसे एक जगह यह चेंज हुआ है
उसी तरह से दो जगह आयनों का आदान प्रदान होता तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते। और वियोजन में क्या होता है, एक जो है टूटेगा तो कई भागों में बनेगा, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसलिए विकल्प नंबर यह जो 4 है जिसका नाम डी है विस्थापन अभिक्रिया सही है। तो आप कहेंगे इसमें तो एकल नहीं दिया है, उससे मतलब नहीं है। जब दो आयनों का आदान प्रदान होगा तभी हम उसे द्विविस्थापन कहेंगे, नहीं तो एक जगह अगर चेंज होता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर विकल्प में आंसर में लिख दीजिएगा आंसर में क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही है। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये समीकरण जो है प्रतीक रूप में लिखे गए हैं। क्या आप इसे देखना चाहते हैं कि संतुलित है कि नहीं है? देखिए आयरन 2 है, यहाँ पर भी देखिए आयरन 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 है। और एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 है। तो इस तरह से यह एक संतुलित समीकरण लिखा गया है। ठीक है, अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें विकल्प डी सही था, उसमें विकल्प पहला सही था। ठीक है, देखिए अभ्यास के प्रश्नों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप पढ़िए और आपको समझ में ना आए तो बताएं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, लौह चूर्ण पर कह रहा है। ठीक है ना, लौह मतलब क्या होता है, आयरन। तो मैं लिख दे रहा हूँ Fe+। बताइए इस पर क्या डालना है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर लिख देंगे HCl एरो मार्क। ठीक, तो देखिए यह लोहा पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम डालते हैं तो जानते हैं क्या होता है, ऐसे हो जाएगा FeCl2। ठीक, आयरन क्लोराइड प्लस, यह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब यह बताइए जो यह लोहा है यह कैसा होता है, ठोस होता है। HCl क्या है, तो यह विलयन है जिसको हम AQ कहते हैं, विलयन को। और यह बताइए कि यह आयरन क्लोराइड क्या हो जाएगा, तो इसमें आयरन है और क्लोरीन है तो यह भी क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है, कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, इसका कद अब यहाँ पर समझ चुके हैं। देखिए आयरन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए आयरन क्लोराइड, देखिए ये आयरन क्लोराइड है और यह हाइड्रोजन गैस बना हुआ है। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर इसमें ए सही होगा। कह रहा है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, माने ऐसे बनता है, ख्याल करिए Cl+, कह रहा है कि आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH इस प्रकार का बनता है। नहीं, ऐसे नहीं बनता है। जब आयरन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है ना, अब देखिए तो यह इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत है। आयरन लवण एवं जल बनता है तो जल तो बनेगा नहीं, इसलिए इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि लोहा जो है एक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। तो जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जो यह आयरन क्लोराइड है यह लवण हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा, गैस होगा। इसलिए यह विकल्प ए वाला क्या है, सही है, या ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना, या इसको आप ऐसे दिखा भी सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ Fe+
HCl एरो मार्क क्या हो जाएगा, FeCl2 और प्लस H2। ठीक है। अब देखिए आयरन यह धातु हो गया और यह अम्ल हो गया, तो आयरन जो है हाइड्रोजन को हटा करके आयरन क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस हो गया। अब देखिए यह आयरन जो है ठोस है, आयरन कैसा है, ठोस है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे S लिख दीजिए। ठोस को दर्शाने के लिए S का प्रयोग करते हैं। HCl क्या है, विलेन है, तो इसको AQ लिख दीजिए। और FeCl क्या है, यह भी विलेन है, तो इसको आप AQ लिख सकते हैं। और यह जो है G है, तो यह क्या होगा, गैस हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा और ध्यान से देखिए, ये आयरन है, तो अब देखिए संतुलित है, यह आयरन है, ये दोनों अभिकारक है और यह दोनों क्या है, उत्पाद है। तो यह आयरन है एक, तो यहाँ पर भी आयरन एक। ठीक है। हाइड्रोजन एक, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो। तो हमेशा जो है हम क्या करेंगे कि उसके आगे, ठीक है ना, नीचे नहीं करते हैं, यहाँ पर नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसको दो करने के लिए यहाँ पर दो लिख दीजिए। और हाइड्रोजन अब कितना हो गया, दो हो गया, इधर भी दो हो गया। और क्लोरीन यहाँ कितना हो गया, Cl2, यहाँ पर Cl है, तो ये दो का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्लोरीन भी दो हो गया। और यहाँ पर भी क्लोरीन क्या हो गया, दो हो गया। आयरन एक है, यहाँ पर भी आयरन एक है। तो देखिए ये अभिकारक है और यह उत्पाद है। दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह संतुलित समीकरण है। और विकल्प नंबर इसमें ए सही होगा। ठीक है ना, ए वाला जो है वह सही होगा। लिख देंगे, यही लिख देंगे कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है ना, लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस तरह से मैं तीन विकल्प आपको बता दिया, फिर से देख लीजिए। इसमें पहला विकल्प गलत था, ए और बी, यह दोनों सिस्टम इसका गलत है। ठीक, दूसरका में विस्थापन अभिक्रिया हो रहा था और तीसरका जो है उसमें क्या बन रहा था, तो हाइड्रोजन, और क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बन रहा था, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। लिख रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। प्रश्न समझ में आ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अगर मेरे हर एक आप वीडियो को देखे होंगे अच्छे तरीके से, तो मैं इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से बताया हूँ। चलिए ठीक है, देखिए वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक समझते हैं ना, बाएं दिशा में लिखे जाते हैं, तथा उत्पाद अभिकारक से जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, जैसे मैं एक लिख दे रहा हूँ, देखिए जैसे Mg प्लस O2 एरो मार्क MgO। ध्यान से देखिएगा, बताइए ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। इसे हम क्रियाकारक भी कहते हैं। ठीक है ना, अभिकारक किसे कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं, अभिकर्मक भी कहते हैं इसे। और यह जो है उत्पाद है, इसे हम क्रियाफल भी कहते हैं। तो और यह एरो मार्क है जो अभिकारक को और उत्पाद को अलग करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद, देखिए ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के
परमाणुओं की संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये देखिए मैग्नीशियम किधर अभिकारक की तरफ कितना है 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। ऑक्सीजन देखिए कितना है 2 है। ऑक्सीजन कितना है इधर 2 है अभिकारक की तरफ और इधर ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो जब उत्पाद में 1 है और अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है तो यह संतुलित समीकरण नहीं है, यह असंतुलित है। तो इसे हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो यह यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो हम इधर भी 2 बनाएंगे। तो आप इसके नीचे तो लिख नहीं सकते हैं, बीच में भी कहीं नहीं लिख सकते हैं, तो इसके आगे हम 2 लिख देंगे। ठीक, अब यह बताइए मैग्नीशियम कितना हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया। मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया और इधर मैग्नीशियम 1 हो गया। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया लेकिन मैग्नीशियम इधर 2 है और इधर मैग्नीशियम क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम के पास भी हम इसे 2 करेंगे। तो मैग्नीशियम हो गया 2, यहाँ पर भी मैग्नीशियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गया 2। तो यह एक संतुलित समीकरण हो गया, क्योंकि देखिए अभिकारक, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो अभिकारक की तरफ जो तत्व जितना है उतना ही उत्पाद की तरफ है, अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या कह सकते हैं कि वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक माने ये अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर समान नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। यहीं से परिभाषा को उलाट देंगे। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्यों ये समीकरण को आप संतुलित क्यों किए हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए। अगर कभी भी आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है तो आप कह दीजिएगा द्रव्यमान संरक्षण के लिए। तो कोई पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण क्या है, तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का अर्थ होता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। देखिए इसमें जो है किसी भी तत्व के द्रव्यमान का न तो आप जोड़ सकते हैं, सृजन मतलब होता है जोड़ना, और नहीं उसका आप विनाश कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे आप भौतिक विज्ञान में भी पढ़े होंगे कि द्रव्यमान ही एक ऐसा चीज़ है जो नहीं बदलता है, ठीक है। तो अब जो है इस तरह से हम लोगों ने 4 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। बाकी जो है शेष प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अब आ गए हम प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, निम्न मतलब होता है नीचे, कथन मतलब होता है स्टेटमेंट जो दिया गया है रासायनिक समीकरण के रूप में। देखिए आपका बुक में 4 दिया है, ए बी सी 4 दिया है और एक जो है डी है जिसको मैं बता दूंगा, लेकिन ध्यान समझिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया बनाती है। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन और उसके बाद क्या है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो देखिए ध्यान समझिएगा, मैं लिख रहा हूँ पहले हिंदी में, नाइट्रोजन हो गया, धन हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन धन हाइड्रोजन, एरो मार्क क्या बनाती है, अमोनिया ना, अमोनिया। अब हमें यह बता दीजिए आप कि यह किस रूप में आप लिखे हैं, शब्द रूप में लिखे हैं। नाइट्रोजन धन हाइड्रोजन एरो मार्क अमोनिया, यह जैसे कहा वैसे मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, शब्द रूप में किसी समीकरण को संतुलित तो किया नहीं जाता है,
तो मैं इसे अब प्रतीक के रूप में लिख रहा हूँ। तो नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे, N2, आप प्लस हाइड्रोजन का क्या लिख दें, H2 एरो मार्क। अब यह बताइए कि अमोनिया क्या हो जाएगी, NH3। ख्याल करिएगा, एक अमोनियम होती है और यह अमोनिया है। तो बताइए, प्रश्न दिया था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया बनाती है। आप ऐसे याद भी कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलती है तो अमोनिया बनाती है, जिसको मैंने लिख दिया कि नाइट्रोजन धन हाइड्रोजन एरोमार्क अमोनिया। अब ये तो शब्द में हो गया, अब मैंने उसे प्रतीक में भी लिख दिया N2 प्लस H2 एरोमार्क NH3। अब इसे हम क्या कर दें, संतुलित कर दें। कोई कहेगा सर इस शब्द रूप को संतुलित कर दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। किसी बच्चे ने कहा कि सर समीकरण को हम शब्द रूप में लिख देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जानते हैं क्या रीजन होगा, आप जब उसे कभी संतुलित करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। तो ऐसे लिखते हैं, देखिए अब देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2 है, अभिकारक है यह, जानते हैं ना, यह अभिकारक है, यह क्या है, उत्पाद है। तो इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, क्योंकि यह 3 जो है इस हाइड्रोजन के लिए है। तो हम यहाँ पर भी नाइट्रोजन को हम 2 करेंगे। तो बताइए यहाँ पर 2 लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे, हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2, यह क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब बताइए नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, और बताइए नाइट्रोजन 2 है इधर अभिकारक की तरफ, और इधर भी 2 हो गया। तो ये तो नाइट्रोजन सही हो गया, लेकिन यह बताइए कि हाइड्रोजन इधर कितना है, तो हाइड्रोजन इधर 2 है, और यहाँ पर इस 2 का गुणा इन सब के साथ होगा, तो 2 तिया के क्या हो गया, 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ही हो गया। तो मैं इसके आगे 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह जो है पहले जो दिया था उसे शब्द रूपों में मैंने लिखा, अब समीकरण को हम संतुलित भी कर दिए, तो यह संतुलित समीकरण हो गया। अगर इसकी अवस्था के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप एक हमें बात बताइए, ठीक है। देखिए यह नाइट्रोजन जो है क्या है, गैस है, आप ऐसे भी जानते हैं कि यह गैस है, तो जी लिख दीजिए। हाइड्रोजन क्या है, तो गैस है, और अमोनिया भी क्या है, तो अमोनिया भी एक गैस है। तो जहाँ गैस रहता है वहाँ क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, जहाँ ठोस रहता है वहाँ पर एस लिखते हैं, और जहाँ पर विलयन रहता है वहाँ पर EQ लिखते हैं, और जहाँ पर जल रहता है वहाँ पर एल लिखते हैं। प्रश्न देखिए 2, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो मैं लिख रहा हूँ पहले शब्द रूप में, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस, बताइए किसके साथ, वायु में दहन, वायु लिख दे रहे हैं। अब यह बताइए एरोमार्क, ये कहाँ नहीं है शब्द रूप में, मैं अपने से लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिए प्लस वायु लिख दिए। अब बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड को जब वायु के साथ करेंगे तो क्या लिखा है, जल, अब प्लस क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे किस रूप में लिख दिया, ये कहा था तो मैंने किस रूप में लिख दिया, शब्द रूप में। अब प्रतीक रूप में लिख दे रहे हैं, देखिए H2 यस हाइड्रोजन सल्फाइड का प्लस ऑक्सीजन का O2 होता है एरोमार्क। अब बताइए जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, SO2 होता है, ठीक। तो मैंने सबसे पहले शब्द रूप में लिखा, अब उसे प्रतीक रूप में मैंने लिख दिया। अब उसे हम क्या करेंगे, तो संतुलित करेंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यह अभिकारक है यहाँ तक,
और तीर के इस दिशा में क्या है, दाएं दिशा में उत्पाद है। तो हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2। ठीक है। सल्फर देखिए कितना है, 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। लेकिन यह बताइए कि यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, और इधर 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। यदि आप यहाँ पर आप 3 लिख देते हैं तो बताइए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर 3 दूना के 6 हो जाएगा। और इधर ऑक्सीजन कितना रहेगा, तो 2 और 1 2, और यहाँ पर 2 रहेगा। तो बताइए कितना रह जाएगा, 2 और 1 3। तो हम करते हैं क्या कि यदि यहाँ पर 2 लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ पर 2 लिखेंगे तो सल्फर 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ठीक, तो यह सल्फर 2 हो गया। तो यहाँ पर भी हम 2 लिखते हैं ताकि सल्फर कितना हो जाए, 2 हो जाए। सल्फर 2 हो गया, और यहाँ पर भी सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन 4 हो गया, और 1 यह हो गया 5। इसे 6 करना है तो यहाँ पर भी आप 2 कर दीजिए। अब देखिए मिलाइए। अब देखिए हाइड्रोजन 2 दूना के 4, यहाँ पर भी 2 दूना के 4, और सल्फर यहाँ पर 2 हो गया। 2 का गुणा सबके साथ करेंगे, 2 हो गया। और यहाँ पर भी सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 दूना के 6 हो गया, और 2 यहाँ से और 2 दूना के 4 यहाँ से। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद है।